जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, इसके बारे में आज हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करें जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं? जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जिम्न जिसका अर्थ क्या होता है, अनावर्त, और स्पर्म, स्पर्म का अर्थ क्या होता है, बीज। यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जैसे यह बीज है, इसके बाहर जो है बीज को कवर करने के लिए कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा, इसे क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। या जिम्नोस्पर्म को जो है नग्न बीजी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो बीज होता है वो कैसा होता है, नग्न होता है, इसमें आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो है लंबे पौधे तथा झाड़ियां आती है। क्या आते हैं, लंबे पौधे तथा झाड़ियां आते हैं। लंबे पौधों की बात करें तो सबसे लंबा जो वृक्ष है वो कौन सा है, सिक्वा वृक्ष। आपने सुना भी होगा, सिक्वा वृक्ष जो है सबसे लंबा वृक्ष है। यह किसके अंतर्गत आता है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की मूल की। इसका जो मूल सभी को पता है, इसमें जो है मूसला मूल होती है। मूसला मूल कैसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से जो है एक मोटी जड़ होगी। आपने वैसे देखा होगा, देवदार के पेड़ देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे होंगे, कोई भी बड़ा पेड़ देखा होगा उनमें आपने मूल देखी होगी। इस प्रकार से जो है एक लंबी सी मूल रहती है, जिसे क्या कहते हैं, मूसला मूल कहते हैं। इसमें मूसला मूल पाई जाती है, और जो मूल जो है इसमें दो प्रकार की होती है। पहली होती है कवक मूल, दूसरी होती है प्रवाल मूल। कवक मूल क्या होती है, जो होते हैं, और इसका एग्जांपल है आपका पाइनस। पाइनस के जो पौधे हैं, पाइनस में जो है उनकी मूल कैसी होती है, कवक मूल होती है। अब जो प्रवाल की जो शैवालों के साथ मिलकर जो है जड़ों का निर्माण करते हैं, और इस मूल को क्या कहते हैं, प्रवाल मूल कहते हैं। या आप कह सकते हैं इनके जड़ों में क्या पाया जाता है, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या है आपका, साइकस रहेगा। ठीक है, फिर अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, 10-11 इसके पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है फोर्थ। सबसे पहले इसके जो है तना कैसा होता है, तना दो प्रकार का होता है। एक होता है शाखित, दूसरा होता है अशाखित। जिसमें जो है शाखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, शाखित तना कहते हैं, और जिसमें जो है शाखाएं नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अशाखित हम कहते हैं। ये कौन से पौधे हैं, पाइनस तथा सीड्रस। कौन कौन से पौधे हैं, पाइनस तथा सीड्रस। ठीक है, इनकी पौधे, इनमें जो है तना कैसा होता है, शाखित होता है, और जिनमें तना अशाखित होता है वो कौन सा होता है, साइकस। ये एग्जाम्पल भी आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है नीट की परीक्षा की दृष्टि से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्तियां भी इसमें जो है 2-3 प्रकार की होती है। सरल पत्ती होती है और संयुक्त पत्ती होती है। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती होती है, लेकिन एक जो है अलग प्रकार की जो है इनमें पत्ती पाई जाती होती है, पिच्छाकार। पिच्छाकार पत्ती किसमें पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है। और इनकी पत्तियों की सबसे बड़ी क्या है, खूबी क्या है, यह पत्ती जो है ताप, नमी, वायु को जो है सहन कर सकती है। ताप, नमी और वायु को क्या कर सकती है, सहन करने की इनमें क्षमता होती है। अब आता है अगला जो 6th पॉइंट आता है, इनकी जो है शंक्वाकार प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। शंक्वाकार प्रकार की पत्तियां कैसी होती है, इनकी जो पत्तियां होती है सुई की तरह होती है। यदि आपने देवदार का वृक्ष देखा होगा या चीड़ का वृक्ष देखा होगा, उसकी पत्तियां आप देख लोगे तो कैसी होती है, पतली पतली सी लंबी लंबी पत्तियां होती है, और जिनसे क्या होता है, जो कैसी होती है, सुई की तरह जो है आगे से नुकीली होती है। तो शंक्वाकार पौधे में पत्तियां कैसी होती है, सुई की तरह होती है। और अगला पॉइंट है कि पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, क्यूटिकल तथा गर्ती रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण जो है पानी की हानि कम होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, 7th वाला। यानी कि इनका जो है सतही क्षेत्रफल कम होता है। सतही क्षेत्रफल कम का मतलब क्या है, पत्तियां जो है पतली रहेगी, इसका मतलब जो है उनका जो क्षेत्रफल कम है, चौड़ी तो नहीं है, कैसा है, पतली है। अब जो पतली रहेगी, नुकीली रहेगी, जब वर्षा होगी या धूप होगी, जब जैसे जो है मौसम में गर्मियां होती है, तो इनकी पत्तियों से जो क्या है, पानी क्या होता है, कम वाष्पित होता है, क्योंकि पत्तियां जो है कैसी रहती है,
पतली रहती है, लंबी रहती है, नुकीली रहती है, इसके जो है वाष्पोत्सर्जन जो है कम होता है, जिससे क्या होता है पानी की हानि जो है इनमें कम होता है, यानी कि गर्ती रंध्र होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विषम बीजाणु। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, विषम बीजाणु। जो जिम्नोस्पर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें जो है लघु बीजाणु होता है और बृहद बीजाणु होता है। विषम बीजाणु में दो प्रकार के होते हैं, एक लघु बीजाणु, दूसरा बृहद बीजाणु। लघु बीजाणु की बात करें तो यह जो है इसमें जो है लघु बीजाणुदानी जो क्या बनाती है, नर युग्मकोदित, और इससे क्या है परागकण बनते हैं। और बृहद बीजाणुदानी में क्या होता है, बृहद बीजाणुदानी या गुरु बीजाणुदानी यह क्या है मादा शंकु बनाते हैं। तो नर युग्मकोदित में क्या होगा, लघु बीजाणुदानी होगी, और मादा शंकु जो बनाते हैं उनमें क्या होगी, बृहद बीजाणुदानी जो क्या बनाती है, मादा शंकु बनाती है, या इन्हें मादा शंकु भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। इनमें जो है दो प्रकार के जो है नर तथा मादा शंकु जो है एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं। यदि नर और मादा शंकु जो है एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, पाइनस कहते हैं। और यदि अलग अलग वृक्ष पर पाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, साइकस कहते हैं। जैसे एक पेड़ है जिसमें जो है एक पेड़ में अगर नर तथा मादा दोनों एक ही पेड़ में पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे हम, ऐसा वृक्ष कौन सा है, एग्जाम्पल है पाइनस, ठीक है। और नर तथा मादा जो है, जैसे ये जो है पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, इसमें नर पाया जाएगा और इसमें मादा पाया जाएगा, ऐसे वृक्ष के उदाहरण क्या है, साइकस, ठीक है। तो अलग वृक्ष पर पाए जाते हैं उसे साइकस, और एक ही वृक्ष पर पाए जाएंगे, एग्जाम्पल है आपका पाइनस, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 10वां है कि गुरु बीजाणुदानी मात्र कोशिका से क्या बनता है, बीजांड, बीजांड से जो है गुरु बीजाणुदानी मादा युग्मकोदित बनाती है। तो अगला पॉइंट है कि नर तथा मादा स्वतंत्र नहीं होते, यह कहाँ पर होते हैं, स्पोरोफाइट पर बीजाणुदानी में होते हैं। ब्रायोफाइटा में आपने पढ़ा होगा जो नर तथा मादा युग्मकोदित क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नर तथा मादा जो है स्वतंत्र नहीं होते, यह किसमें होते हैं, स्पोरोफाइट पर जो है बीजाणुदानी में होते हैं। ये था दोस्तों जिम्नोस्पर्म के बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो आपको जो है काफी जो है हेल्पफुल होगी उसे समझने में। अगला महत्वपूर्ण है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करें यानी कि यह जो है पुष्पी पादप है। एंजियोस्पर्म कैसा है, पुष्पी पादप। एंजियोस्पर्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो प्लस स्पर्म। स्पर्म हमने कहा था बीज कहते हैं, एंजियो का होता है आवर्त यानी कि ढका हुआ आवरण, जिसमें आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इसे जो है आवर्त बीजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त बीजीवी कहते हैं। यानी कि इसका जो बीज होगा उसके बाहर जो क्या होगा, आवरण होगा, वह जो है ढका रहता है। अब बात करते हैं जो स्पर्म में क्या है, पुष्पी पादप है, और पुष्पी पादप में जो है परागकण तथा बीजांड जो है विशिष्ट रचना से क्या बनाते हैं, पुष्प बनाते हैं। यानी कि जो पुष्पी पादप में परागकण तथा बीजांड मिलकर जो है विशिष्ट रचना में विभाजित विशिष्ट रचना बनाते हैं, जिनसे क्या निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। कौन कौन, परागकण तथा बीजांड। यह जो है एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिससे जो है किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, इसलिए पुष्पी पादप कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एंजियोस्पर्म के बारे में, क्या है, दूसरा है पुष्पी पादप। इसमें जो है एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप होते हैं, इनमें जो है बीज जो है फलों के भीतर होते हैं। बीज किसके भीतर होते हैं, फलों के भीतर होते हैं। और पादपों में सबसे बड़ा वर्ग, पादपों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है दोस्तों, एंजियोस्पर्म है। सबसे छोटा जो पादप है वो है आपका वुल्फिया का। सबसे छोटा कौन सा है, वुल्फिया का। सबसे ऊंचा जो वृक्ष है यूकैलिप्टस, किसका है, पादपों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे छोटा जो क्या है पादप है वो है आपका वुल्फिया का, और सबसे ऊंचा वृक्ष है यूकैलिप्टस। यहाँ हमने बात की थी सबसे लंबा वृक्ष, शायद क्या था, हमने कहा था सिक्वा, सबसे लंबा,
यह लंबा है, यह कैसा है, ऊंचा। तो ऊंचा क्या है, यूकेलिप्टस है, लंबा क्या है, सिक्वा वृक्ष। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं, दो प्रकार के जो इसमें बीज पाए जाते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विबीजपत्री और दूसरा होता है एक बीजपत्री। द्विबीजपत्र में क्या होगा, द्विबीजपत्री से आप समझ गए होंगे, दो बीज होंगे जिसमें जो है, और एक बीजपत्री में क्या होगा, एक बीज होगा। अब द्विबीजपत्री कौन से है, एक बीजपत्री कौन से है, इनको आप कैसे पहचानोगे। यानी कि द्विबीजपत्री में क्या होगा, इनकी जो पत्तियां होगी कैसी होगी, इस प्रकार से जो क्या बनाएंगे, जाल जैसी संरचना बनाएंगे। इस प्रकार से जिनमें जाल होगा वो क्या होंगे, द्विबीजपत्री पत्तियां होती हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उनमें जो है द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप पहचान करोगे। और एक बीजपत्री जिसमें जो है एक बीज पाया जाता है, उनकी पत्तियां कैसी रहती हैं, उनकी जो पत्तियां रहती हैं वो रहती है आपकी कुछ इस प्रकार से। इनमें जो है जाल जैसी संरचना नहीं पाई जाती। ये जो है, इससे जो है एक बीजपत्री को पहचाना जा सकता है। यानी कि पत्ती में जो है जालिका रूपी शिरा अवस्था होती है, किसमें, द्विबीजपत्री में। और एक बीजपत्री में क्या होती है, शिराएं जो है समांतर होती है। ये आप पत्ती देख रहे हो, ये शिराएं कैसी है, समांतर होती है। यह है द्विबीजपत्री, जिसकी बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म में, द्विबीजपत्री की बात हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। जीवन चक्र की अगर हम बात करें, आवर्तबीजी, एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, आवर्तबीजी जो है इसे कहा जाता है। यानी कि इसका अंदर पुष्प, जो पुष्प होते हैं उसमें जो है दो भाग होते हैं। जो नर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। और मादा वाला भाग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ से आपको जो है इस जीवन चक्र को आसानी होगी समझने में। नर वाले भाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर, और मादा वाले भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और यही पुंकेसर में जो क्या होता है, परागकोश, क्या होता है, परागकोश होता है। और परागकोश में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, लघु बीजाणुदानी का निर्माण होता है। परागकोश की परामात्र कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनती है, लघु बीजाणुदानी, मात्र लघु बीजाणुदानी होती है। और लघु बीजाणुदानी में से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लघु बीजाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कैसे होते हैं, परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। हम स्त्री केसर की बात करें, स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर में जो है लंबी तंतु जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर जो सबसे ऊपर जो भाग होगा उसे क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहते हैं। यानी कि जो आप इसे समझिएगा, स्त्री केसर पुष्प में जो है दो प्रकार होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होगी, पतली लंबी तंतु जैसी संरचना होगी, जिसे वर्तिका कहते हैं। और इसी वर्तिका के जो पतली लंबी जो संरचना थी, उसके जो टॉप में होगा उसे क्या कहते हैं, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसी स्त्री केसर में क्या होता है, अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय होता है। और अंडाशय जो है किसमें, अंडाशय में क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं, तीन प्रकार की जो है कोशिकाएं बनती है। कौन कौन सी, एक होती है प्रतिव्यासंत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है, प्रतिव्यासंत कोशिकाएं। ये वाली जो सबसे ऊपर जो है, कौन सी कोशिकाएं होती है, प्रतिव्यासंत कोशिकाएं होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वाली कोशिकाएं क्या कहेंगे, प्रतिव्यासंत कोशिकाएं। और इसमें जो बीच वाली कोशिकाएं होती है इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं, क्या कहेंगे, ध्रुवीय कोशिकाएं। और इसके जो नीचे जो कोशिकाएं रहेंगी इसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो है तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्रतिव्यासन कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं। ये क्या है, अंड। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, अंड। और अब जो है क्या होता है, ये जो परागकण है, ये वाला परागकण, यह जो है किसके द्वारा, हवा पानी, हवा के द्वारा, या पक्षी हो गया, या फिर तितली हो गया, मक्खी के द्वारा जो है कहाँ पर, यहाँ से जो है, जो कहाँ पर बैठ जाता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है। जिससे क्या होता है, इन दोनों का संलयन होता है, किसका, नर युग्मकोद्भिद
यानी कि युग्मक। ये युग्मक किसके हैं? नर युग्मकोद्भिद के होते हैं। इन दोनों का संलयन हो जाता है अंड प्लस युग्मक, यानी कि परागकण इन दोनों का संलयन से क्या बनता है? यह दोनों जो है आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? फिर दोनों युग्मनज का निर्माण करते हैं। अंड और मादा का अंड और परागकण नर युग्मक, जो युग्मक जो है परागकण किसमें होते हैं? परागकण में दो होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं और यह जो है अंडे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? भ्रूण में जो है परिवर्तन हो जाता है। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण से दोस्तों क्या बनता है आपका? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष जो है उसके बाद किसमें विकसित हो जाता है? बीज में विकसित हो जाता है। और बीज से फिर आपका क्या बनेगा? फिर से आपका जो है आवर्तबीजी पौधे का निर्माण होता है। और इसी अंडे से फिर क्या बनेगा? अंडे से जो है बाद में क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। और सबसे बड़ी एंजियोस्पर्म की खास बात क्या है? इसमें जो है 2 बार निषेचन होता है। इसमें क्या होता है? पहला तो होता है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन का होता है अंड प्लस युग्मकोद्भिद। युग्मक जो है यह दोनों आपस में संलयन करके क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। युग्मक संलयन व ली संलयन 2 प्रकार का जो है इसे निषेचन होता है। यह जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें जो है द्विनिषेचन होता है। एक होता है युग्मक संलयन और ली संलयन। इसी प्रकार से जो है क्या बनता है? आवर्तबीजी बनता है। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट किससे हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में।